नमस्ते योगी जी, प्रणाम। और आप बहुत देर बाद हमसे बात कर रहे हैं, बल्कि चुनाव के बाद ऐसा लगा कि योगी जी ने मीडिया से बात करना बंद कर दिया है। आपने जानबूझकर सोचा था कि कुछ देर बात नहीं करना है मीडिया के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मीडिया में तो हमेशा ही रहा हूँ। हम लोग जो कुछ भी यहाँ करते रहे हैं उसकी सूचना मीडिया को बराबर मिलती रही है। हाँ, समय नहीं निकाल पाए क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, पार्टी और जनता जनार्दन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी के अनुरूप परिणाम भी आने चाहिए और उसी पर फोकस करते हुए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और इसलिए आज वार्ता तो इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारा, उसको लेकर के। नेक्स्ट इवेंट की तैयारी तो हमें सीधा यहाँ दिख रही है, जहाँ पहले आपका इन्वेस्टर समिट शुरू होने वाला है। योगी जी, इस वक्त ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 22 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। देखिए, तो 10 फरवरी को जब देश और दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में आएगा और यहाँ घोषणा करेगा तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निवेश कितना का आया है और इससे क्या संभावनाएं बनने जा रही हैं। देखिए, विपक्ष की सोच हमेशा नकारात्मक रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है और जब अच्छा किया ही नहीं तो अच्छा सोचेंगे भी कैसे। योगी जी, आपने 2021 में पहला इंटरव्यू चुनाव से पहले का एक किया था जिसमें माहौल बनाया था और आपने मेरे एक सवाल पे कहा था, जब मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कभी कोई मुख्यमंत्री काफी दशकों से दोबारा चुनकर नहीं आया, तो आपने कहा था मैं आऊंगा ना, और वो बहुत वायरल हुआ था आपका कमेंट। आपको पहले से विश्वास था कि आप दोबारा चुन के आएंगे और चुनाव के दौरान कभी भी ये विश्वास थोड़ा सा डगमगाया था? कभी नहीं। देखिए, हम लोगों का आचार और विचार दोनों समान है। जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। कभी कोई प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा ही हमारा सबसे बड़ा संबल है और पीएम साहब के ही मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी और हम सब कुछ परिणाम दे पाते हैं। ये जो कुछ भी परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब उसी का जो है प्रतिफल है। ये 22 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, फिर G20 की काफी मीटिंग्स हैं उत्तर प्रदेश में। आप क्या समझते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश का और देश आगे प्रगति कर रहा है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट चले जाएं तो विपक्ष में ऐसा नहीं नजर आता, बल्कि वेल्थ क्रिएशन जो है उसको ऐसा समझा जाता है कि कोई गलत काम हो रहा है। जिस तरह से विपक्ष पार्लियामेंट रोके हुए है, जिस तरह से राहुल गांधी मित्रकाल का बजट कहते हैं, आप समझते हैं कि इससे निवेश इस देश में और राज्यों में आ पाएगा? देखिए, पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश के अंदर आम जन के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन को जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार मिल रहा जनादेश है, इससे भी देखा जा सकता है। विपक्ष एक नकारात्मक सोच के साथ लगातार कार्य कर रहा है और अफवाह और दुष्प्रचार को अपना माध्यम बनाता है। उनका अपना विकास का कोई एजेंडा नहीं, देश के लिए कोई एजेंडा नहीं, निहित स्वार्थ के लिए देश को बदनाम करना, निहित स्वार्थ के लिए आरोप प्रत्यारोप करना, यही उनका कार्य रह गया है। इसलिए वे इस प्रकार के अनर्गल बातें करते हैं, संसद को बाधित करते हैं या किसी भी अच्छे आयोजन के पहले माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं।
योगी जी, ऐसा नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि जब आप और आपकी पार्टी विपक्ष में थे तो आपका भी यही एक तरह से व्यवहार रहा है, तो इस वक्त विपक्ष पर उंगली उठाना क्या सही है? और दूसरा, मित्र काल का बजट, अमृत काल के बजट की जगह मित्र काल के बजट की आरोप जो लगता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी जैसे नेता जब विपक्ष में रहेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाता है। और ये सभी लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 140 करोड़ की आबादी का अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन के साथ जुड़ना, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा हो या अन्य आयोजन रहे हों, ये अपने आप में हर भारतवासी को उत्साह उमंग के साथ जोड़ना और आगामी 25 वर्ष की जिस विस्तृत कार्य योजना को लेकर के हम 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय हम कैसा भारत चाहते हैं, यह एक दूरदर्शी दृष्टिकोण देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मुझे लगता है कि वह केवल सत्ताधारी दल के लिए नहीं है, बल्कि उसमें हर भारतवासियों को जुड़ना चाहिए। और अगर वास्तव में देश के प्रति कुछ भी अनुराग और कुछ भी प्यार कांग्रेस या अन्य दलों के अंदर है, तो उनको अमृत काल के इस आयोजन को मजाक न बना करके इसके साथ ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, लोग कहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें 4000 किलोमीटर तक उन्होंने पदयात्रा की। और आप जानते हैं पदयात्रा और रथ यात्रा का महत्व बीजेपी के लिए क्या रहा है। जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ जुड़े हुए थे। आपको लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इस तरह से कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, हम लोगों ने जब भी यात्राएं निकाली हैं, वो उसका एक निश्चित उद्देश्य था। हमने देशवासियों के सामने उसका पूरा प्रस्तुत किया था, कि ब्यौरा प्रस्तुत किया था। राहुल जी को स्वयं नहीं पता था कि उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है और वह इसके माध्यम से देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो उनका अपना वो है, पार्टी का अपना एक एजेंडा होगा, पार्टी अपना कार्य कर रही है, उनका अपना विषय है। लेकिन जहां तक रही बात कि इसके माध्यम से नकारात्मकता पैदा करके देश की छवि को खराब करना, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस जैसे देश के सबसे बड़े दल को इससे बचना चाहिए, अन्यथा उसके सामने अपना स्वयं का अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। योगी जी, पिछले 10 सालों में, बल्कि आपके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो ऋण है वो बढ़ा है 3 गुना। यानी कि उनका कहना है कि हमारी उतनी आमदनी नहीं है जितना हम खर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। इससे क्या आपके राज्य के फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं? और वो तमाम आरोप लगाते हैं कि ना हाईवेज जो हैं वो बीजेपी के बनाए हुए हैं, वो तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समय के हैं, जहां नई सड़कें बनी हैं वहां धंस रही हैं। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। देखिए, आरोप के बावजूद जनता ने उन्हें सबक सिखाया और समाजवादी पार्टी जैसे देश के अंदर कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, वैसे समाजवादी पार्टी के हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के पास उतना ही ऋण है जो एफआरबीएम की एक सीमा होती है। वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश का आज भी कोविड-19 के बावजूद वह बेहतरीन स्थिति में है और यूपी 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और रेवेन्यू सरप्लस का राज्य है। आज के दिन पर हमारे पास बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में हम लोगों को पैसे की कमी नहीं है। जहां तक 17 के पहले और 17 के बाद की तुलना अगर करनी हो
2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़कों के लिए थी, आज गड्ढा मुक्त के साथ साथ यूपी एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जा रहा है। 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट तो क्रियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट पर एयर कनेक्टिविटी नई प्रारंभ होने जा रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उत्तर प्रदेश के पास 3 एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और 2 एयरपोर्ट 2023 के अंत तक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश आज लैंडलॉक्ड स्टेट से मुक्त होकर के वाटरवे नंबर 1 पूर्वी बंदरगाह से भी जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश आज देश के डेस्टिनेशन का, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जाना जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी रैंकिंग प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अनएम्प्लॉयमेंट 19 से घट करके आज 3% के आसपास पहुंची है। ये उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की कहानी कहता है और मुझे लगता है कि जनता के जनादेश को कम से कम समाजवादी एक ऐसा वक्तव्य दिया था कि आपको शायद नहीं जाना चाहिए क्योंकि वायलेंट हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स आपके साथ एसोसिएटेड है, तो आपके ना जाने का कारण क्या? देखिए, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं ये देश भी और दुनिया भी जानती है, लेकिन मेरा कोई कार्यक्रम था नहीं और कुछ लोगों ने प्रपोज किया था मेरे पास, वहां से भी और तमाम अन्य दुनिया के लोगों ने मुझसे कहा था, लेकिन चूंकि हमारी टीम बाहर से आ चुकी थी और हमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यहाँ पे कुछ अधिक होमवर्क करना था, तो मुझे उसमें ज़्यादा वो करना था क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसीज थी जिनको हमें अंतिम रूप देना था, इसलिए मैं वहाँ समय नहीं दे पाया। लेकिन निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा तो जरूर जाऊँगा। तो आपको लगता नहीं कि आपने प्रेशर की वजह से ऐसा कोई डिसीजन लिया? हम लोग न प्रेशर में आते हैं न प्रेशर के किसी प्रेशर के दबाव में आकर के अपनी नीतियों को चेंज करते हैं। योगी जी, सवाल आज ये भी है कि बजट आया है सेंटर का और चैलेंज यही रहता है कि महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं आम आदमी के लिए। आपको लगता है कि ये मुद्दे कम और अडानी अंबानी मित्रों की कितनी मदद हो रही है, इस तरह का माहौल विपक्ष ने ज्यादा बनाया है? पार्लियामेंट पिछले 3 दिन से नहीं चल पाया। देखिए, जब भी देश कोई अच्छा काम करने का प्रयास करता है, विपक्ष कुछ न कुछ अफवाह फैला करके माहौल को खराब करने का प्रयास भी करता है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे, बजट अमृत काल का यह पहला बजट था और एक विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट, जिसके लिए हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, आभार व्यक्त कर रहा है। एक लोकप्रिय और विजनरी बजट के लिए भारत सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय माहौल को दूषित करके आरोप प्रत्यारोप का सहारा लेकर के देश की जनता को गुमराह करने का एक कुत्सित प्रयास, ये वास्तव में देश के हित में नहीं है। योगी जी, राजनीति की बात करें तो अब रामचंद्र जी पर राजनीति शुरू हो गई है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और उसकी तैयारी है कि वो जनवरी में 2024 में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, तो अब रामचरितमानस पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। चाहे वो बिहार के मंत्री हो चंद्रशेखर जी, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सब कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ लिखा गया है। इस पूरी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने रामचरितमानस और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ जाना ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं किया है,
वह इस पे टिप्पणी करें तो ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उसी रामचरितमानस में जो देश के धार्मिक आस्थावान लोगों की व्यापक आस्था का केंद्र है और आस्था की दिशा के विपरीत समय में अगर कोई एक संबल था तो यही रामचरितमानस की गुटका थी। आज भी वहां पे रामचरितमानस मॉरिशस हो, फिजी हो या दुनिया के अन्य तमाम देशों में, और ये सभी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए थे वहां पे। रामचरितमानस में निषाद राज की भी चर्चा है और नारी के रूप में सबरी की भी चर्चा है। इन्होंने कभी उस दृश्य को पढ़ा होता तो ये लोग कभी इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते, लेकिन चूंकि एक बड़े इवेंट को जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को होने जा रहा है, उससे ध्यान कैसे हटाया जाए, इसके लिए कुछ न कुछ विवाद खड़ा करना था। इसलिए विपक्ष के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो वही है, कभी इधर कभी उधर। तो हर व्यक्ति जानता है ना, हर व्यक्ति जानता है कि इन लोगों का चरित्र क्या है। उसके बाद भी उसको तोल देने का औचित्य क्या होता है, ये मैं नहीं समझ पाता। क्योंकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं और शायद वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि आपको वो चौपाई पता होगी और आप साइंटिफिक तरीके से धर्म को जानते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि वो जो लाइनें हैं, जो चौपाई है रामचरितमानस की जिस पर आजकल चर्चा हो रही है, उसमें ताड़न का क्या मतलब है? देखिए, जिस मंच पे इसका जवाब देना होगा उस मंच पे उसका जवाब भी देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन ये मंच उसका जवाब देने का नहीं है। आमने सामने इसकी चर्चा होगी, जरूर इसका जवाब देंगे। पर आमने सामने आजकल विपक्ष और सत्ता पक्ष कब होता है? अब मैं क्या कह रहा हूं, ये विपक्ष की समस्या हो सकती है, हमारी समस्या नहीं। हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर भी रामचरितमानस में इस तरह की, देखिए, किसी भी पवित्र ग्रंथ पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, और फिर ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों पे कैसे आप लोग खड़ा कर सकते हैं? क्या किसी अन्य मत और मजहब के साथ इस प्रकार की कोई शरारत कर सकता है क्या? आखिर हिंदू आस्था के साथ ही क्यों? लेकिन आज आरएसएस सरसंघचालक जी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने, कि ये पंडितों का किया गया है। देखिए, वह व्यवस्था, वह माननीय सरसंघ चालक जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बात कही है वह देश की वर्ण व्यवस्था के बारे में है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ये श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है। और वह जो शास्त्रीय व्यवस्था है वह जाति आधारित नहीं, यह कर्म आधारित, उसमें बताया गया है। कालांतर में गुलामी के कालखंड में किन कारणों से व्यवस्था उस रूप में आगे बढ़ी, भटकी, और उसके दोनों पक्ष सामने आए हैं, एक विस्तृत चर्चा का विषय है। लेकिन उनका ध्यान शास्त्रीय उस व्यवस्था के बारे में है जो आज भी शास्त्र प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। आपको लगता है कि इस सदी में, इस दौर में जातिवाद पर इतनी चर्चा होनी चाहिए? देखिए, कोई भी विवाद हमेशा विवाद का कारण बनता है, और उस वाद को जितनी जल्दी हम तिलांजलि दे सकें वो देश हित में भी होगा और वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में भी होगा। लेकिन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, जिन लोगों ने, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी नाम है। देखिए, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा और वर्ग संघर्ष करने का दुस्साहस करेगा, तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वह जरूर होगी। तो योगी जी, सिर्फ एफआईआर तक बात रुकेगी कि आगे भी बढ़ेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी देखते रहिए। पर आजकल आपको लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, क्योंकि आपने जो पहले इस तरह के
उपद्रवी लोगों ने इस तरह का काम किया था कानपुर में, अन्य जगहों में, वहां बुलडोजर चला था। देखिए, बुलडोजर यहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ सड़कें भी उससे बनती हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी उसी से ध्वस्त किया जाता है। लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या कोर्ट्स और लीगल प्रोसेस के बदले में हो जाएगा? जो भी प्रक्रिया होती है, उस जो भी कार्यवाही होती है, पूरी प्रक्रिया, पूरी कानूनी पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही होती है। लेकिन लोगों का कहना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कई केसेस में कहा है, कहीं यूपी के मामले में किसी भी न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, पर एक केस में उन्होंने कहा है, जिनकी बेल हुई थी, मेरे ख्याल से कानपुर की वायलेंस में, शायद जावेद मोहम्मद प्रयागराज के वायलेंस में, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि अपीयर टू बी इंस्ट्रूमेंटल फॉर सच वायलेंस। उसके बावजूद विपक्ष जब ये सवाल उठाता है तो आपको लगता है ये सेक्युलर पॉलिटिक्स? देखिए, सेकुलर कौन है, कॉम्युनल कौन है, एक लंबी बहस का विषय है। जिन लोगों ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण की नीति को बढ़ा करके दंगों की आग में उत्तर प्रदेश को और देश को झोंकने का प्रयास किया हो, अगर वे अपने आप को सेकुलरिज्म का एक तमगा लगा करके देश को गुमराह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ को दूसरा नहीं हो सकता है। और जो लोग सबका साथ, सबके विकास, बाकी धर्मों का क्या होगा? हमने किसी का विरोध तो नहीं किया ना। तो राष्ट्रीय धर्म एक होगा तो दूसरे धर्म क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा, सनातन धर्म के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। तो यहां पे कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं। कभी नहीं कहा सनातन धर्म ने कि मैं ही बड़ा हूं या जो मैंने कहा वही सच है, ये कभी नहीं कहा। उसने तो कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये भाव तो छोटी बुद्धि के लोगों का है। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। अब इससे विराट सोच और क्या चाहिए विश्व मानवता के लिए? और दूसरा, संकट के समय दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसको सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो और प्रश्रय न दिया हो? कौन ऐसा है? कोई नहीं मिलेगा ढूंढते हुए भी, सबको दिया है। इसलिए हर देश की अपनी एक आत्मा होती है, उसकी एक पहचान होती है। भारत की पहचान उसी सनातन धर्म से है और हमें इस सच को स्वीकार करना होगा कि रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है और जब भी वह उसमें परिवर्तन होगा तो उसके दुष्परिणाम से देश और समाज को भुगतने की तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर रिलीजियस डेमोग्राफी नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं बनता, अफगानिस्तान नहीं बनता। ये उसी का दुष्परिणाम है और हमें उसके प्रति सदैव सतर्क रहना होगा। पर ऐसे धर्मों का क्या होगा जो भारत में ही जन्मे थे, चाहे वो सिख? मैं क्या कर रहा हूं, सब उसके पार्ट हैं, उससे निकले हुए हैं, उनको हम रोक कर रहे हैं। दूसरा, धर्म और उपासना विधि में हमें अंतर महसूस करना होगा। शेष पंथ, संप्रदाय, मत और मजहब हो सकते हैं। धर्म एक होता हुआ जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, और वह केवल सनातन धर्म है। शेष पंथ, संप्रदाय और मजहब हो सकते हैं। उनकी एक उपासना विधि है, एक उपासना विधि को लेकर चल रहे हैं। मना किसी को नहीं किया जा रहा है, लेकिन सब भारतीयता के साथ जुड़े, भारतीयता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, भारतीयता के प्रति सम्मान का भाव रखें। तो हिंदुइज्म जिसे कहते हैं वे ऑफ लाइफ, और हिंदुत्व में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, हिंदुइज्म उसका पार्ट है, सनातन धर्म का एक पार्ट है, उससे अलग नहीं है। और हिंदुत्व भी उसी का पार्ट है। लेकिन हिंदुत्व को जो राजनीतिक रंग दिया गया है, उसको एक
अग्रेसिव, एक देखिए, यह हिंदू ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व ही होता है, हमेशा हिंदुत्व हिंदुत्व ही होता है। तो हिंदुइज्म और याद हिंदुत्व रखना, अलग अलग है। सनातन कोई अलग नहीं है, ये बुद्धि का भेद है। अब आप सनातन धर्म को और वैदिक धर्म को अलग अलग माने, सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को अलग अलग माने। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, ये उसके नाम हैं। अगर आप सनातन धर्म को माने तो सनातन धर्म का आगे का रूपांतरण वैदिक धर्म है, लेकिन वैदिक में भी वैदिक भी हैं और अवैदिक भी हैं, तो किसी को निकाला तो नहीं गया। लोगों का कहना है कि योगी जी एक समुदाय के खिलाफ है। आप 80-20 की बात, ये तो 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जान रही है कि मैं क्या हूं, हमारी पार्टी क्या है, सब लोग जान रहे हैं। इसलिए बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। 17 में जब मैं आया था तब और ज्यादा बोला गया था, आज कम है, लेकिन ये बोलने वाले बोलते रहेंगे। पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में आप खुद में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, मैं जो पहले था वही आज भी हूं। पर समय कुछ तो सिखाता होगा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिनसे आपको लगता है कि आपकी जो यात्रा रही है उसमें सोचने का तरीका या कुछ चीजों को एड्रेस करने का तरीका आपने बदला हो? देखिए, कुछ भी हमने नहीं बदला है। जो हम पहले थे वही आज भी हूं। मैं योगी पहले भी था, आज भी योगी हूं, आगे मुझे वही रहना है। इसलिए बदला कुछ भी नहीं है। देखने वालों का दृष्टिकोण बदला होगा और इसलिए उस दृष्टिकोण के अनुरूप कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान मैं जनपद जा रहा था लोगों का हालचाल देखने, कोरोना के दुष्परिणामों को चेक करने के लिए, क्या स्थिति है, कैसे है। तो मैं एक जगह गया, जाता था कि भाई कहां कोविड के मामले हैं वहीं जाऊंगा, जिस गांव में मामले होंगे। तो मुझे बताया गया कि साहब इस गांव में 2 मामले हैं। तो मैं गया, एक ही घर में थे दोनों, पति पत्नी दोनों कोविड से प्रभावित थे। तो मैंने दरवाजा खटखटाया, गेट खटखटाया, तो एक महिला बाहर आई। महिला ने मुझे देखा तो ऐसे देखी चकराई कि उन्होंने कहा कि आप योगी जी हैं? मैंने कहा हाँ। तुरंत गई, अपने पति को बुला लाई। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कोरोना किसको हो रखा है? उन्होंने कहा कि हम दोनों को। तो मैंने कहा आपके बच्चे कहाँ हैं? कहा वो दूसरी ओर हैं। तो उस महिला ने कहा उनसे बात कराएं? मैंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, हम बात कर लेंगे, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, प्रशासन भी और अब पूरी टीम हमारा हालचाल लेती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? मैंने कहा नहीं ऐसे हालचाल लेने के लिए मैं पूरे प्रदेश में निकला हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप वापस जाइए, हम सब ठीक हैं। खैर मैं जा रहा था, उन्होंने कहा अच्छा एक बात सुनना थोड़ा। उन्होंने कहा देखिए अगर ये कोरोना को नियंत्रित करना है तो हमारे यहाँ का कनेक्शन, ये मीडिया का कनेक्शन कटवा देते 15 दिन 1 महीने, कि हमें उन मुद्दों को रखना होगा जो समाज को सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार लेकिन कर जब सके। देश में वैक्सीन का ड्राइव चल रहा था और लोग कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो उसमें मीडिया का रोल नहीं था? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यह भी वह कुत्सित मंशा थी। आप मुझे एक बात बताइए, हमें अध्ययन कराना चाहिए उन सभी मुद्दों को लेकर के, कब कब महामारी आई है और उस महामारी के दुष्परिणाम क्या रहे हैं और क्या लोगों को दवा मिली है। महामारी के बाद के दुष्परिणामों से भूखमरी से कितनी मौतें हुई। स्पेनिश फ्लू तो 1 सदी पहले ही आया था, करोड़ों मौतें हुई थी, न दवा थी और दवा के अभाव में तो लोग मरे ही मरे, भूख से उससे ज्यादा मौतें हुई। 9 महीने के अंदर कोरोना के दौरान 2 स्वदेशी वैक्सीन आए, दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में थी। भारत के अंदर 220 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन मिली।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेकंड वेव के दौरान जब मैं गया था, उस दिन मीडिया चला रही थी कि 40 लोगों की मौत हो गई है, 40 प्रोफेसर की मौत हो गई है। तो मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय पहुंचा, मैंने वहां के वीसी से बातचीत की। उन्होंने कहा साहब 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये वे हैं जिन्होंने वैक्सीन का विरोध किया था। मैंने कहा भी ऐसा नहीं है, आप एक बार सही तथ्य रखें और क्या मामला है। उन्होंने कहा देखो इन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था, इसमें से 2 रिटायर हो चुके थे और भी उन्होंने डाटा दिए, और कुछ लोग पहले से बीमार थे, किसी को किडनी फेलियर हो गया था, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, अन्य तमाम चीजें थी, लेकिन इतनी मौतें हुई 40 नहीं 16 की मौत हुई है उस समय जो उन्होंने मुझे डाटा दिए थे। और आप मुझे बताइए कि अगर उन सभी 16 लोगों ने भी वैक्सीन ली होती तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी। दुष्प्रचार करके हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या इतना गैर जिम्मेदार हो जाना चाहिए विपक्ष को कि वह वैक्सीन के साथ बीजेपी का ठप्पा लगाकर, का बीजेपी का ठप्पा लगाइए या मोदी जी का भी ठप्पा लगाइए, लेकिन जनता को ये कहें साहब इसलिए मत लीजिए, या उसको मत और मजहब के साथ जोड़ देंगे। आप जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसकी छूट किसने दे दी है? ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है या नहीं है? इस नकारात्मकता को रोकना ही पड़ेगा, इसको हतोत्साहित करना ही पड़ेगा, अन्यथा विकास की सारी प्रक्रिया हमारी बाधित हो जाएगी। तो इसमें मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया। मैं वही कह रहा हूं ना, जहां सकारात्मक रोल अदा किया है वो अच्छी बात है, लेकिन नकारात्मकता को हर हाल में उसको हतोत्साहित करना होगा। बिल्कुल, इस बात पर कोई मत हो नहीं सकता, कोई मतभेद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा मुद्दा है लोगों की जान बचाने का। योगी जी, मैं गोरखनाथ टेम्पल जहां पर पिछले अप्रैल में किसी ने कोशिश की थी सिक्योरिटी पर्सनल को और मंदिर के अंदर घुस के जो भी करने की, उसी मुर्तजा अब्बासी को जब एनआईए ने केस किया और एनआईए कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, इस पर भी टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं और ये राजनीतिक टिप्पणियां हैं कि वो मानसिक रूप से उस पर कोई प्रेशर था, ये जो उसने दोष है उसका उससे कहीं ज्यादा की सजा मिली है, और ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं कांग्रेस, कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब से आए हैं। इन कमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये हर उस सही घटना को गलत बताने का प्रयास करेंगे जिस घटना को सुरक्षा कर्मियों ने या माननीय न्यायालय ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाकर के कार्रवाई की हो। अगर एक भी सुरक्षा का कर्मी वहां मार दिया गया होता या एक भी अगर कॉमन मैन के साथ कोई दुर्घटना हो गई होती, वहां पे कोई दुर्घटना हुई होती, कौन जवाबदेह होता? या मंदिर परिसर के अंदर घुस करके जिस कृत्य को अंजाम देना चाहता था अगर वो सफल हो गया होता तो उसकी क्या स्थिति होती, उसके बाद की स्थिति कौन संभालता? फिर तब तो दोषी ठहराते ना सबको। अगर उसको पहले स्टेज में कंट्रोल करके और उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है या उसको हर हाल में नियंत्रित करके और न्यायालय उसको एक समयबद्ध तरीके से सजा दिला देती है, ये तो संसद के हमला करने के मुख्य अभियुक्त को भी अगर कोर्ट फांसी की सजा देती है तो उसको अंतिम समय तक लटकाने से कैसे रोका जाता है, ये दृश्य तो पूरे देश ने देखा है जी। ये लोग कब चाहते हैं कि इन अपराधियों को सजा मिले? इनकी संवेदना देश के कॉमन मैन के प्रति नहीं होती है, इनकी संवेदना ऐसे ही तत्वों के प्रति होती है जो समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सजा सुनाई गई है ये कोर्ट का मामला है और इस पर न्यायालय ने उसका सजा दी है और न्यायालय के उसका सम्मान होना चाहिए, उनके पास आगे की स्वतंत्रता, आगे लड़े ना इस मामले को। योगी जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां देश भर के राज्यों में हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपकी पहल क्या होगी? 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश 2019 से बेहतर परिणाम देगा। उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास करती है। 2014 कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो मिलकर एक ऑपोजिशन खड़ा करें। हालांकि विपक्ष की एकता कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ये एकता हो जाए तो शायद कोई चैलेंज हो। 2019 में लोग करके देख चुके हैं, सारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोक दल सब तो एकजुट होकर के चुनाव लड़े थे, कोई अलग नहीं था। राहुल गांधी आपको लगता है चैलेंज कर सकते? तब भी थे ना, 17 में तो 2 लड़कों की जोड़ी थी यहां, जनता ने तब भी सबक सिखाया था। और इस बार तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की यात्रा के बाद आए, जनता उन्हें जिस रूप में पहचान बना चुकी वही पहचान बनी रहेगी जीवन भर। क्यों? तो जनता कई बार चांस देती है। मैंने कहा ना, तो जनता दे चुकी है जी, देख चुकी है। लेकिन उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कश्मीर में काफी विपक्षी दलों को बुलाया था, कोई साथ पहुंचा नहीं। ये क्या मैसेज देता है? यूपी के अंदर भी यही हुआ था, कहीं कोई जाना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि डूबती नाव में सवारी करने का मतलब स्वयं भी डूबना। तो राहुल गांधी आप समझते हैं डूबती हुई नाव? कांग्रेस तो कम से कम देश की जनता इसी बात को मानती है। तो योगी जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि आपके अपने राज्य में विपक्ष अगर देखा जाए, अभी हाल ही में मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद हम मैनपुरी गए थे। अखिलेश जी का कहना है उस पूरे एरिया में जितने वहां पर स्टेडियम बने, जितनी अस्पताल बने, उनमें कहीं पे भी किसी भी चीज को तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि मेंटेनेंस का काम भी नहीं होता।